हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे। आज मैं आपको एक नया टॉपिक और वास्ट टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन ये एक थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। इसकी 3 से 4 क्लासेस लगेंगी आपको समझाने में। आज मैं आपको बेसिक बेसिक बताऊंगा और डे बाय डे हम फिर थोड़ा इसको कवर करते जाएंगे। तो जैसे कि मैंने बोला डेप्रिसिएशन, सबसे पहले तो इसका मीनिंग कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। Depreciation means decrease in the value of fixed assets. Depreciation means decrease in the value of fixed assets, कि फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। क्यों? ड्यू टू यूसेज ऑफ टाइम, टाइम के साथ कांस्टेंट यूज की वजह से, या फिर ऑब्सोलेसेंस की वजह से। Depreciation means decrease in the value of fixed assets due to usage of time, constant use और obsolescence की वजह से। मतलब कि अब मैं आपको बताऊंगा इसमें क्या क्या वर्ड है। सबसे पहले इसमें वर्ड आता है डेप्रिसिएशन। ठीक, क्या होता है? डिक्रीज हो रही है वैल्यू किसकी? फिक्स्ड एसेट्स की। मैंने आपको फिक्स्ड एसेट्स बताए थे ना आपको, तो उसमें मैंने फिक्स एसेट्स भी बताए थे क्या होते हैं। जैसे हमारा एसी, फ्रिज, कूलर, लैपटॉप, मशीनरी, कार, मोटर व्हीकल, कोई भी, वो सारे हमारे क्या होते हैं? फिक्स्ड एसेट्स। उन फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, यानी कि कम हो रही है। क्यों? क्यों हो रही है? ड्यू टू यूजेज ऑफ टाइम, वक्त के साथ साथ। आज आपने एक एसी खरीदा, क्या वो 2 साल, 3 साल, 4 साल के बाद भी उतनी ही वैल्यू का रहेगा जितने में आपने लिया आज? नहीं रहेगा ना, उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। क्यों? विद द टाइम यूजेज, या फिर कांस्टेंट यूज। आप उसको रगड़ी जा रहे हो, रगड़ी जा रहे हो, खपत में लाई जा रहे हो, तो वो हो गया आपका कांस्टेंट यूज। या फिर ऑब्सोलेसेंस, मतलब कि चेंज इन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी चेंज हो जाती है भाई टाइम के साथ साथ। आज आपने एसी खरीदा 1 टन का किसी दूसरे मॉडल का, 2 साल 3 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज हो जाएगी। या आपने लैपटॉप खरीदा, कि क्या वो सेम कॉन्फ़िगरेशन देगा आपके 4 साल बाद? नहीं देगा ना। तो इसका मतलब हमारे फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरी जा रही है डे बाय डे, मंथ बाय मंथ, ईयर बाय ईयर। वक्त के साथ साथ वो वैल्यू गिरी जा रही है, उसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन। समझ आ गया होगा? ठीक। अब मैंने बोला यहां पे फिक्स्ड एसेट्स, क्या बोला? फिक्स्ड एसेट, ये टर्म यूज हुई नहीं यहां पे। अब फिक्स्ड एसेट भी कई प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, फिक्स्ड एसेट्स होते हैं हमारे टेंजिबल और इनटेंजिबल। क्या बोला मैंने? टेंजिबल एसेट्स और दूसरे होते हैं हमारे इनटेंजिबल एसेट्स। ये मैं आपको बता चुका हूं, अभी थोड़ा सा बस उसका हिंट दे रहा हूं। टेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? वो एसेट्स जो हमें विजिबल होते हैं। कौन से एसेट? जो हमें विजिबल होते हैं, जो दिखाई देते हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं। जैसे कि कार, मोटरसाइकिल, एसी, फ्रिज, लैपटॉप, आपका फर्नीचर, मोबाइल फोन, जो भी आपके बिजनेस में यूज होने वाले एसेट्स हैं, वो हैं ये टेंजिबल एसेट्स। इनटेंजिबल एसेट्स आपको बताए थे कौन से? जैसे कि गुडविल, आपकी रेपुटेशन, पेटेंट्स, कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क, फ्रेंचाइज,
ये सब चीजें जो होती हैं, ये सारे आपके इंटेंजिबल एसेट है जिनको हम देख नहीं सकते। तो इन एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगता है, क्योंकि विद द टाइम ये एसेट्स ये भी गिरते बढ़ते हैं, लेकिन इन पे लगती है एक अलग कंसेप्ट है, अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन इन एसेट पे भी लगती है, वो इनकी भी वैल्यू गिरती है बढ़ती है, लेकिन उस टर्म को बोलते हैं हम अमोर्टाइजेशन। तो कहने का मतलब ये है कि डेप्रिसिएशन लगती है फिक्स एसेट्स पे। कौन से फिक्स एसेट्स पे? जो हमारे टेंजिबल एसेट है, डेप्रिसिएशन सिर्फ इन पे लगेगी, इनटेंजिबल एसेट्स पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती है, उन पे लगती है अमोर्टाइजेशन। वो एक अलग कंसेप्ट है, वो इस डेप्रिसिएशन में कवर नहीं होता है। ठीक, अब इसको मिटा देता हूं मैं और आगे बढ़ता हूं। तो क्या बोला मैंने कि डेप्रिसिएशन लगती है आपके फिक्स एसेट्स पे, मतलब कि फिक्स एसेट्स की वैल्यू डे बाय डे आपकी गिरी जा रही है, टाइम की वजह से, रेगुलर यूज की वजह से, या टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से। अब एक एग्जांपल के तौर पे मैंने एक एसी खरीदा, परचेज, हमारा बिजनेस करना है हमने और बिजनेस के लिए हमें चाहिए एसी। परचेज एसी ऑफ रुपीज लाख, चलो हमने एक एसी खरीदा 1 लाख रुपए का आज। क्या ये एसी अगले साल, उससे अगले साल या उससे अगले साल अगर मुझे उसे बेचना पड़ गया विद द यूजेज ऑफ टाइम, तो क्या वो 1 लाख का ही बिकेगा? नहीं बिकेगा ना। क्यों? क्योंकि मैंने उसको टाइम द टाइम यूज किया, कांस्टेंट यूज किया, उस एसी की टेक्नोलॉजी, एयर कंडीशनिंग भी चेंज होती रहेगी। तो मैंने आपको बताया डेप्रिसिएशन, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। अब एक एग्जांपल देता हूं, फिर मैं आपको समझाता हूं। एग्जांपल है, परचेज मशीनरी, हमने बिजनेस करने के लिए एक मशीन खरीदी, परचेज मशीनरी ऑफ रुपीज 1 लाख इन कैश ऑन 1 अप्रैल 2025। मैंने क्या किया, एक मशीनरी खरीदी 1 लाख रुपए की बिजनेस करने के लिए 1 अप्रैल 2025 में। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है, इसमें अभी डेप्रिसिएशन का कोई रोल नहीं है, अभी सिर्फ मैंने बिजनेस करने के लिए मशीन खरीदी है। इसकी पहले मैं जनरल एंट्री पास करके दिखाता हूं आपको। जनरल एंट्री होती क्या है? जब भी मशीनरी परचेज करते हैं तो हमारे पास मशीन आई, ये मैं आपको बता चुका हूं, रियल अकाउंट में होता था मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, डेबिट व्हाट कम्स इन मशीन, और मेरे पास से गया क्या, कैश। कितना? 1 लाख। मैंने 1 लाख रुपए की मशीन खरीदी 1 अप्रैल 2025 को, साल के शुरू में। आपको पता होगा हमारे फाइनेंशियल ईयर्स अप्रैल टू मार्च चलते हैं। क्या चलते हैं? 1 अप्रैल जैसे 2025 से, तो ये क्लोज कब होंगे? 31 मार्च 2026 में। मतलब अप्रैल टू मार्च का हमारा फाइनेंशियल ईयर का साइकिल चलता है, ये हमारा अकाउंटिंग लॉ बोलता है। ठीक, तो मैंने 1 अप्रैल को मशीन खरीदी 1 लाख रुपए की, साल के पहले ही दिन मैंने मशीन खरीद ली, तो क्या मैं उसी दिन इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगी? 1 लाख रुपए की मैंने मशीन खरीदी, तो क्या उसकी वैल्यू पहले दिन ही कम हो जाएगी? नहीं, मैंने आपको मीनिंग में बताया था, इसको मैं टाइम दर टाइम यूज करूंगा, जब इसकी टेक्निक चेंज होगी या इसमें कोई कांस्टेंट चेंज आएगा, तब ये मशीनरी की वैल्यू गिरेगी डे बाय डे। अब मैंने मशीन खरीदी साल के पहले दिन, 1 लाख रुपए की मैंने एंट्री डाल दी। अब 31 मार्च 2026 को मेरा साल खत्म हो गया, तब क्या बोलते हैं ये
depreciate this machine at the rate 25% per annum। क्या कह रही हैं कि हमारा साल खत्म हो गया भाई, इस मशीन को डेप्रिशिएट करो 25% से, कि मतलब डेप्रिशिएट मतलब इसकी वैल्यू को गिराओ 25% से। साल खत्म हो चुका है, एक साल तक हमने इसको यूज कर दिया है, तो इसकी वैल्यू को 25% से आप गिरा दीजिए। ठीक, अब मैं क्या एंट्री डालूंगा और फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जब मशीन खरीदी थी मैंने तब डाला मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, मशीन खरीदी है सिर्फ। अब हमारे बिजनेस में क्या घटना घटी भाई, साल हो गया मैंने उस मशीन को यूज कर लिया है, ठीक है। अब मुझे अपनी बुक्स को क्लोज करना है 31 मार्च को, तो अब क्या मेरी बुक्स में ये मशीन 1 लाख रुपए की ही रह गई है? नहीं, इसकी वैल्यू गिर गई है। गिर गई है तो कितनी गिरी है? ये कहते हैं 25% से। डेप्रिसिएशन निकालने के मेथड्स हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा कि हमने ये 25% ही क्यों लिया भाई, 30 भी ले सकते थे, 40 भी ले सकते थे, 10 भी ले सकते थे। वो मैं अभी पहले मैं इसकी एंट्री पास करके दिखाता हूं, फिर बताता हूं कि ये 25% हमने क्यों लिया है। पर अभी हम मान के चल रहे हैं कि हमारी इस मशीन की वैल्यू जो 1 लाख रुपए की खरीदी, साल के बाद 25% से कम हो गई है। तो अब मैं इस पे लगाऊंगा डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन लगाऊंगा तो मैं एंट्री पास करूंगा क्या, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। कितने से? 1 लाख की खरीदी थी मैंने, 25% कह रहे इसको कम कर दो। 1 लाख का 25% 25,000 रुपए हो गया, तो यानी कि 25,000 रुपए की इस पे डेप्रिसिएशन लग जाएगी। इसकी वैल्यू 25,000 रुपए से कम हो जाएगी। 1 लाख की मशीनरी थी, 25% उसकी वैल्यू कम हो गई है, यानी कि हमारी बुक्स में अब जब मशीन शो होगी वो सिर्फ 75,000 से शो होगी। मैंने अपनी बुक्स बंद करी, पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो 1 लाख की थी, अब हमने साल क्लोज किया तो वो सिर्फ 75,000 की रह गई है। क्यों? क्योंकि मैंने 25% उस पर डेप्रिसिएशन लगा दी है। अब मैंने ये एंट्री पास क्यों करी? डेप्रिसिएशन को मैंने डेबिट क्यों किया, मशीन को मैंने क्रेडिट क्यों किया? मशीन थी 1 लाख की, मैंने बोला डेप्रिसिएशन मशीन की वैल्यू को गिरा देता है, यानी कि हमारा लॉस है। जो हमने मशीन खरीदी थी वो हमारा लॉस हो गया है या हमारा खर्चा हो गया है। तो इस डेप्रिसिएशन को हम एक्सपेंस मान के चलते हैं। क्या मान के चलते हैं? हमारा एक्सपेंस है, खर्चा है, ये हमारा नुकसान हो गया। कितने से? 25,000 से। और मशीनरी को मैंने क्रेडिट क्यों करा? क्योंकि जब मैंने मशीन खरीदी थी 1 लाख रुपए की तो मैंने डेबिट किया, अब मशीन 25,000 से मेरी कम हो गई है। जब मशीन आएगी तो डेबिट, मशीन कम होगी या उसकी वैल्यू गिरेगी या जाएगी तो क्रेडिट। तो ये हुआ है हमारा डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट या मशीन, कि मेरी मशीन की वैल्यू 25,000 रुपए से कम होगी, इसलिए उसको क्रेडिट कर दिया मैंने। और डेप्रिसिएशन हमारा खर्चा है, जो हमारा रूल बोलता है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस और लॉसेस। जो भी आपके खर्चे हैं या आपके लॉस है उनको डेबिट कीजिए। और मशीन चले गई 25,000 से, यानी कि कम हो गई, तो उसको क्रेडिट कीजिए। ठीक, समझ आ गया? अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इतना समझ आ गया? तो आपको यह पता चला कि डेप्रिसिएशन हमारा एक एक्सपेंस है, हमारा एक खर्चा है। मतलब किसी एसेट की वैल्यू गिरना हमारा या तो लॉस है या खर्चा है। ठीक, अब खर्चा तो है ये, पर ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है। डेप्रिसिएशन लगाई, हमारे एसेट की वैल्यू, एसी की वैल्यू गिर गई, हमने क्या कोई खर्चा वैसे किया है? हमने मतलब हमने कोई कैश दिया है
कि मेरा खर्चा हो गया जी 25,000, जो मैंने एग्जांपल दिया था आपको कि मैंने 25,000 रुपए का कुछ खर्चा किया है, नहीं, खर्चा नहीं हुआ ना, वो वैल्यू गिरी है, तो इसको बोलते हैं हम नॉन कैश एक्सपेंस। ये सिर्फ वैल्यू गिरी है, हमने अपनी तरफ से कुछ भी पे नहीं किया है, इसलिए इसको नॉन कैश एक्सपेंस बोलते हैं। कि हमारी बुक्स में दिखेगा तो ये खर्चे में, जब हम अपना P&L बनाएंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो वहां पे दिखाएंगे कि हमारे एसेट की वैल्यू भाई इतने अमाउंट से गिरी है, हमारे एसी की, मशीन की, फ्रिज की, फर्नीचर की वैल्यू गिरी है, वो वहां बुक्स में हम उसको खर्चा दिखाएंगे। लेकिन कौन सा खर्चा, वो होगा हमारा नॉन कैश एक्सपेंस। एंट्री में आपको बता ही चुका हूं, जब डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है तो वो एंट्री होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट। जो भी एसेट होगा उसकी वैल्यू जो कम हो रही है, एसेट की जगह मतलब मशीन, फर्नीचर, एसी, फ्रिज, कार, कुछ भी हो सकता है, तो डेबिट क्रेडिट। डेप्रिसिएशन मैंने बोला खर्चा है, अब हम इस खर्चे को निकालेंगे कैसे, जैसे मैंने एग्जांपल में बोला 25%, 10%, या मतलब इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि मैंने एसी पे इतना साल दर साल इतनी वैल्यू कम करनी है। तो उस वैल्यू को निकालने के लिए हमारे पास दो मेथड हैं। पहला है स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड कि हमें पता कैसे चलेगा कि भाई हमें क्या पता कि कितनी वैल्यू कम करनी है मुझे साल दर साल, लाख का इसी में उसमें 10,000 रुपए कम करूं, 20,000 कम करूं, 30 करूं, कैसे पता चलेगा। तो उसके लिए मेथड्स दिए हुए, ये मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन है। तो सबसे पहला मेथड है स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेथड है हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। मेथड बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे लॉ मेनली ये दो मेथड ही फॉलो करते हैं। बहुत सारे मेथड है, पर मैं आपको बता के कंफ्यूज नहीं करना चाहता, क्योंकि हमारे सिलेबस में भी यही है और कंपनियां यूज भी यही दो मेथड यूज करती है। मैक्सिमम कंपनी ये सेकंड वाला यूज करती है, और जो हमारे स्मॉल बिजनेस होते हैं वो ये वाला मेथड यूज करते हैं। ठीक, अब बोला मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मतलब सीधा सीधा डेप्रिसिएशन लग जाएगी इस मेथड में। और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की जो वैल्यू डाउन होती रहेगी एसेट की, वो भी मैं आपको एग्जांपल दूंगा। पहले मैं आज कवर करूंगा आपको स्ट्रेट लाइन वैल्यू मेथड, उसके बाद मैं रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड करूंगा। तो मैंने बोला स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड क्या होता है, स्ट्रेट लाइन मेथड है अंडर दिस मेथड, इस मेथड के अंदर डेप्रिसिएशन is charged on fixed percentage year by year on original cost of asset. Under this method depreciation is charged at a fixed percentage, मतलब कि इस मेथड के अंदर आपको एक परसेंटेज दे दी जाएगी, जिसके अंडर आपने डेप्रिसिएशन निकालनी है हर साल। किस पे, ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट। ओरिजिनल कॉस्ट मतलब जितने का आपने वो एसेट स्टार्टिंग में परचेज किया था। जैसे कि मैंने अभी मशीन 1 लाख में खरीदी थी, तो उस 1 लाख पे साल दर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, उसकी वैल्यू गिरेगी, मतलब हम खर्चा दिखाएंगे एट अ फिक्स्ड परसेंटेज। वो परसेंटेज कैसे निकलेगी उसका भी है एक फॉर्मूला। अब मैं बताने जा रहा हूं स्ट्रेट लाइन मेथड का फॉर्मूला। पता कैसे चलेगा भाई कि हमें डेप्रिसिएशन कितनी निकालनी है, इसका फॉर्मूला है, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, पहले लिख देता हूं। टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ
एसेट डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। क्या बोला मैंने कि स्ट्रेट लाइन मेथड कैसे पता चलेगा? टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, टोटल कॉस्ट मतलब हमने वो एसेट कितने का खरीदा था स्टार्टिंग में, माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट, कि वो एसेट की स्क्रैप वैल्यू कितनी होगी। जैसे कि मैंने आज एसी खरीदा 1 लाख रुपए का, 1 साल यूज किया, 2 साल यूज किया, 3 साल यूज किया, 4 साल यूज किया, और 4 साल बाद मुझे पता चलता है यार अब ये वर्क नहीं कर रहा है, अब इसकी मतलब हमारे को कोई इतनी यूजेज है नहीं है, मैं इसको बेच देता हूं। ठीक, तो उस दिन पे वो जो जितने का बिकेगा, मैं आज एज्यूम करके चलूंगा कि मैंने एसेट 1 लाख का खरीदा है, तो भाई 4 साल बाद मेरा वो एसेट 15 या 20 हजार से ज्यादा नहीं बिकने वाला, तो वो उसकी स्क्रैप वैल्यू है। एस्टिमेटेड, हमने एस्टिमेट लगाया है कि वो एसेट मेरा 4 साल बाद या 5 साल बाद जितना भी मैंने उसको यूज किया कितने का बिकेगा, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जैसे मैंने बताया कि मैंने 4 साल बाद बेचा या 5 साल बाद, कि मेरा एसी जो है वो सिर्फ 4 साल ही वर्क कर सकता है मेरे बिजनेस में या 5 साल कर सकता है, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट, वो हम एज्यूम करेंगे। ठीक, तो टोटल कॉस्ट में से हम स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देंगे, डिवाइडेड बाय उसकी लाइफ, जो अमाउंट निकल के आएगी वो होगी हमारी ईयरली डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं स्ट्रेट लाइन मेथड में आपको एग्जाम्पल देने वाला हूं। एग्जाम्पल, मैंने मशीन खरीदी 90,000 की 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल को मैंने मशीन खरीदी 90,000 की। ठीक, 90,000 की मशीन। अब मशीन तो ऐसे है नहीं है कि मेरे पास मैंने खरीदी और डायरेक्ट वो मेरे बिजनेस में आ जाएगी, इसके लिए मैंने कुछ ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी पे की होगी, कि मैंने मशीन खरीदी 90,000 की और जिस सेलर से मैंने खरीदी है मेरे बिजनेस तक आने तक उसने 5,000 रुपए मेरे से चार्ज कर दिए। भाई इस मशीन का किराया फ्री में तो आएगी नहीं ना, हवा से तो उड़ के वो देगा नहीं मुझे, तो उसने मेरे से 5,000 रुपए चार्ज कर दिए उसके कैरेज के, कैरेज मतलब उसका ट्रांसपोर्ट का या रिक्शा भाड़ा चार्ज कर लिया। ठीक, मशीन आई, ऐसी आके वो लगनी जाएगी, उसमें उसको इंस्टॉल भी करना पड़ेगा, तो इंस्टॉलेशन, इस मशीन की मैंने इंस्टॉलेशन भी कराई, मान लेते हैं कि 5,000 रुपए इसका इंस्टॉलेशन का खर्चा भी लग गया। मशीन खरीदी, मेरे तक आई, बिजनेस तक आई, फिर उस मशीन को फिट किया, उसको फिट करने में खर्चा हुआ 5 लाख। तो हमारा अकाउंटिंग लॉ कहता है जब तक वो मशीन रनिंग कंडीशन में नहीं आ जाती है उस पे होने वाले जितने भी खर्चे हैं वो उसकी कॉस्ट के अंदर ऐड होंगे, इंक्लूड होंगे। इसका मतलब मेरे तक वो मशीन आते आते और उसको चालू करते करते तक 1 लाख रुपए खर्च हो गया है, कि वो मशीन रनिंग कंडीशन तक आते आते, जब तक मतलब वो रनिंग, मैं नोटबुक का आपको एग्जांपल दे रहा था कि मैंने नोटबुक बनाने के लिए एक मशीन खरीदी, वो मुझ तक आई, उस पर 5,000 रुपए खर्च हुआ, फिर मैंने उसको यहाँ पे इंस्टॉल किया, फिर 5,000 रुपए खर्च किया, या कोई और भी उस पर खर्चे होने वाले हैं जब तक वो मशीन नोटबुक बनाना शुरू नहीं करती है। जितने भी खर्चे होंगे वो मशीन रनिंग पोजीशन में आते आते तो वो सारे उसकी कॉस्ट में कवर होगा। यही है हमारी टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट, कि मतलब कि मशीन शुरू होते होते तक मेरा 1 लाख रुपए का खर्चा हो गया, अब वो मशीन मेरे लिए एसेट है क्योंकि अब वो मुझे नोटबुक बना के देगी, इस खर्चे के बाद और इस खर्चे के बाद। इसके बाद अगर इस मशीन पे कोई खर्चा होता है, ये खराब हो जाती है, इसकी कोई मेंटेनेंस का खर्चा है, तो वो इसकी कॉस्ट में ऐड नहीं होगा, वो हमारा नॉर्मल एक्सपेंडिचर है जो बिजनेस में होने वाला है कि जी हमारे को एक्सपेंस हो गया है जैसे। ठीक, तो मतलब कि मैं ये मान के चलूंगा कि ये मशीन मेरे को 1 लाख रुपए की पड़ी, यही है कॉस्ट ऑफ एसेट।
ठीक, अभी मैंने फॉर्मूले में यही बताया था, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। तो ये टोटल कॉस्ट ये मानी जाएगी कि जितना उस मशीन को रनिंग कंडीशन में लाने तक मेरे को पैसा लगा, 1,00,000। फिर एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू है इसकी 20,000, कि मतलब कि ये मैंने मशीन खरीदी और मैंने इसको 5 साल तक यूज किया, 5 साल बाद मैं इस मशीन को बेचने जा रहा हूं क्योंकि ये मेरे को उस क्षमता पे नोटबुक बना के नहीं दे रही है। तो मैं मान के चलता हूं कि मैं भाई इसको 5 साल, अब एस्टिमेटेड लाइफ मैंने 5 साल बोला तो वो भी लिख देता हूं यहाँ पे, ये होगी मेरी एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कि मतलब 5 साल बाद ये मेरे को 20,000 रुपए दे के जाएगी। एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट क्या हुई, जैसे कि 5 साल, 5 years। ठीक, 1,00,000 की मशीन खरीदी, 5 साल तक वो चलेगी, 5 साल बाद वो मेरे को वर्थ नहीं दे रही है तो मैंने उसको 20,000 रुपए में बेच दिया। बस फिर मैं अब अपना फॉर्मूला लगाता हूं, कर लीजिए, फिर मैं आपको इसका सोल्यूशन बताता हूं कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हम डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। अच्छा, तो जो क्वेश्चन लिखा था उसका सोल्यूशन देता हूं। तो मैंने फॉर्मूला बोला था टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट जो कि कितनी थी, 1,00,000 लेस स्क्रैप वैल्यू ऑफ एसेट कितनी थी, 20,000 रुपए, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ ऑफ एसेट वो जो थी 5 years। ठीक, तो 1,00,000 माइनस 20,000 80 डिवाइडेड बाय 5, ये हो गया आपका 16,000, जो कि निकल के आई है मेरी डेप्रिसिएशन। मतलब हर साल में कितनी डेप्रिसिएशन लगाऊंगा, 16,000, किस एसेट पे, जो मैंने 1,00,000 रुपए का खरीदा है, 16,000 मेरी डेप्रिसिएशन आ गई। कैसे, टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट लेस एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू कि 5 साल बाद में उसको कितने की बेचने जा रहा हूं, और 5 साल उसकी लाइफ थी एसेट की, मेरे पास बिजनेस में रहने वाला था, तो डिवाइडेड बाय 5, तो निकल के आई उस 1,00,000 के एसेट को मैं हर साल 16,000 से कम करता जाऊंगा। यानी कि 16,000 रुपए मेरा बुक्स में दिखने वाला खर्चा है डेप्रिसिएशन का। जैसे 1 अप्रैल 2025 को मैंने खरीदा, कितने का, 1,00,000, सारे खर्चे खुर्चे जोड़ के 1,00,000 आया था ना। कॉस्ट कितनी थी, कॉस्ट थी 1,00,000 जब मैंने 1 अप्रैल 2025 को खरीदा। पूरा साल मैंने यूज किया, डेप्रिसिएशन कितनी है मेरी, 16,000, मतलब मैंने पूरा साल यूज करने के बाद 16,000 से उसकी वैल्यू कम होगी। तो 31 मार्च जब मैं बुक्स क्लोज करूंगा, 31 मार्च 2026, 1 अप्रैल 2025 को खरीदा तो 31 मार्च को फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा, तो मैंने 16,000 की इस पे डेप्रिसिएशन लगा दी। तो यानी कि साल बाद इस एसेट की वैल्यू मेरी बुक्स में कितनी दिखाएगी, 84,000। 1,00,000 माइनस 16,000, 84,000। मतलब जब मैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करूंगा तो मेरे पास वो एसेट कितने का है, 84,000 का है, क्योंकि साल के यूजेज के साथ वो 16,000 से घट गया। ठीक, ये था मेरे पास 1 अप्रैल 2026 को। फिर 5 साल तक मैं इसको ऐसे ही कम करता रहूंगा। फिर मैंने साल यूज किया, क्योंकि हम यूज कर रहे हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, तो मैंने आपको बोला था कि डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर हर साल सेम रहेगी। जितनी पहले साल की डेप्रिसिएशन आप विद द यूजेज ऑफ लाइफ ऑफ एसेट, उतनी ही डेप्रिसिएशन हर साल कम करते रहोगे, डेप्रिसिएशन के अमाउंट में कोई चेंज नहीं आएगा। तो 1,00,000 की थी, 16,000 कम किया, 84,000। फिर ये साल खत्म हुआ 31 मार्च 2027, 25, 26, 26, हाँ 27। ठीक, कितना, 16,000 और कम कर दूंगा मैं इस पे, ये रह जाएगी 68,000 की। 2 साल की डेप्रिसिएशन लग गई। फिर 31 मार्च 2028 में तीसरे साल फिर मैं 16,000 रुपए कम कर दूंगा।
अब ये कितने की रह जाएगी? 52,000। ठीक, 3 साल लगा दिए मैंने। फिर 31 मार्च 2029 को फिर मैं 16,000 कम कर दूंगा। ठीक, अब ये कितने की रह जाएगी? 36,000 की। कितने? 4 साल डेप्रिसिएशन लगा चुका मैं, 16, 1, 2, 3, 4। पहले साल भी 16,000 डेप्रिसिएशन खर्चा, 16,000, 16,000, 16,000। लाइफ है 5 साल, तो एक बार और लगाऊंगा मैं इसको 31 मार्च 2030 में, फिर 16,000 कम कर दूंगा, तो ये रह जाएगी 20,000 की। तो मतलब 5 साल बाद मेरे पास ये 20,000 की थी। मैंने बोला स्क्रैप वैल्यू कितनी है इसकी? 20,000। तो मेरे पास 5 साल बाद वो एसेट 20,000 का है और मैंने 20,000 में उसको 5 साल यूज करने के बाद बेच दिया, यानी कि 20,000 उसकी वैल्यू 20,000 में बेच दिया, एसेट मेरा हो गया नील। बताया आपको 5 साल इस पर डेप्रिसिएशन लगी। अगर मैं इसकी एंट्री बताता हूं आपको, 1 लाख का एसेट खरीदा था, वो एंट्री मैं आपको बता चुका हूं। अब साल के एंड में यानी कि 31 मार्च 2026, अगर मैं इसकी जर्नल एंट्री करके दिखाऊं आपको, 31 मार्च 2026 को मैं अपनी बुक्स में एंट्री क्या दिखाऊंगा? क्या एंट्री दिखाऊंगा? मैंने एंट्री बोली थी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट कौन सा है हमारा? मशीन मान के चल रहा हूं मैं यहाँ पे, मशीन। कितनी? 16,000। 16,000 से इसकी वैल्यू कम होगी इस साल। साल खत्म। फिर अगले साल क्या एंट्री डालूंगा? सेम, ये एंट्री डालूंगा 31 मार्च 2027 को। कितनी? वही सेम, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 16,000 टू मशीन, डेप्रिसिएशन खर्चा इसलिए डेबिट, मशीन की वैल्यू 16,000 से कम हो गई तो क्रेडिट 16,000। और ये एंट्री मैं रिपीट करूंगा 5 साल तक।